थैंक यू बेटा। हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइनोमियल स्टार्ट किया था। बाइनोमियल में जहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था डिस्कस, वहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर नो सर। सर जो टाइप 3 का सेकंड था, सम ऑफ लोअर सफिक्सेस सेम, हाँ उसमें जैसे हमने ऊपर वाली दोनों इंडेक्सेस डिफरेंट लेके किया था। हाँ तो उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ मतलब x की पावर m देखेंगे ना, तो उसमें m प्लस एन सी एम और n m प्लस एन सी एन। ओके। तो इन दोनों, ये तो मुझे लग गया पता कि ये सेम होंगे। हम्म मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो n वाली टर्म्स नहीं दिख रही थी। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों के इंक्रीजिंग ऑर्डर का लिख रहे हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर का लिख रहे हैं। तो जो सेकंड वाला सिनेरियो है, जब सम ऑफ लोअर सफिक्सेस सेम है, अगर आप दोनों को इंक्रीजिंग का लिखते हैं तो आपको कॉफिशिएंट ऑफ n की वैल्यू वो मिल जाएगी जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक है, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड में भी वही कॉफिशिएंट, उसी x की पावर का कॉफिशिएंट आप फाइंड आउट करके इक्वालिटी उसके बराबर बोल देंगे। यहीं पे अगर आप दोनों डिक्रीजिंग ऑर्डर के एक्सपेंशन लिखते, फिर आपका वो x की पावर m का कॉफिशिएंट बन गया था। हाँ यस सर, समझ गई मैं। तो ठीक है ना, तो इससे दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको ये नहीं कहा कि भी दोनों लगा लो, या तो दोनों डिक्रीजिंग लगा लो या दोनों इंक्रीजिंग लगा लो, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। ठीक यस है, सर। इस चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अपनी हैबिट बनाओ कि भी मैंने एक ही डायरेक्शन वाला लगाना है, दोनों इंक्रीजिंग वाले लगा देने हैं। यस सर। ठीक है ना, दोनों इंक्रीजिंग वाले लगाइए, आपको इजीली हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, और पहले वाले सिनेरियो में जहां पे डिफरेंस सेम होता है उसमें एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, एक डिक्रीजिंग। और ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस वाले मैंने बात बता ही दी है आपको। ठीक है, ठीक है। यस सर। आगे चलते हैं। इसमें टाइप 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें r को n माइनस आर से रिप्लेस करके हमारी जो सीरीज है वो सेम बन जाती है। जैसे कि हमने जो आपका आई थिंक सीक्वेंस सीरीज था उसमें क्वेश्चन भी आया था कि भाई समीशन ऑफ 1/CR वेयर r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टिल n इक्वल्स टू Sn, और फिर आपने निकालना था समीशन ऑफ r/Cn, r स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टिल n, इसकी वैल्यू आपने निकालनी थी इन टर्म्स ऑफ Sn। या मतलब कुछ ऐसा दिया था शायद से, Tn दिया था और Tn/Sn की वैल्यू निकालनी थी, है ना, कुछ ऐसा चीजें थी, राइट। तो तो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आप क्या करते हो सॉल्व करने के लिए, ये जो सीरीज आपको दी गई है आप इस पूरी की पूरी सीरीज को ओपन कर लेते हो यहाँ पे। सॉरी, बेसिकली इसमें बात कर रहा चाह रहा हूं मैं, टीएन में। आप इस पूरी की पूरी सीरीज को आप ओपन कर लेते हो, और पूरी की पूरी सीरीज को उल्टा करके लिख लेते हो, है ना। इसका सोल्यूशन ऑल मैंने आपको डिस्कस किया ही था। और फिर जो सी वाले टर्म्स है उनमें आर को एन माइनस आर से रिप्लेस करना है। अगर आर यहां पे मतलब अगर आर की वैल्यू एन है तो एन माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अगर आर को एन ले लेंगे तो एन माइनस एन बन जाएगा विच इज 0। तो मतलब हर एक जो है ना, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि
सी आर इज इक्वल्स टू सी एन माइनस आर, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी हम लोग जानते ही हैं, तो उस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज हो जाता है। तो उससे ये सारे के सारे टर्म्स आप उल्टा करके लिख देते हो, सारे के सारे टर्म उल्टा करके लिखने के बाद आपका जो सीरीज है वो बड़े सिंपल वेव का बन जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो एक इस टाइप के बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप क्या कर सकते हो कि जो सीरीज आपको दी गई है आप उस पूरी सीरीज को उल्टा करके एक बार लिख लीजिए, और उल्टा करके लिखने के बाद आप आर को एन माइनस आर से रिप्लेस कर दीजिए, सिर्फ सी वाले टर्म्स में, बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाले टर्म्स में। यहां पे ऊपर में नहीं चेंज करना है, आप इधर नहीं चेंज कर सकते, सी वाले टर्म्स में चेंज कर सकते हो, क्योंकि सी वाले टर्म में चेंज करने से उनकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं आता चीज को, ठीक। टाइप 5 आपका बेटा है इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड। ये मैं प्रॉपर्टी नंबर भूल गया कि मैंने आपको कौन सा नंबर लिखवाया था, तो वो आप लास्ट क्लास वाले नोट्स में से देख लीजिए। इस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है टाइप 5 में। क्वेश्चन किस टाइप के, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि 20C20, 21C20, 22C20, 23C20 से लेकर ऐड करते रहेंगे। 40C20, इसकी वैल्यू मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी ये वाली प्रॉपर्टी लगती है, और ये आप क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे। सबसे पहले तो आपने देखना है कि इन दोनों के जो अपर वैल्यूज हैं वो सेम होने चाहिए, अपर सफिक्स दोनों के सेम होने चाहिए। और यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, सेम तो नहीं है लेकिन सेम बनाए जा सकते हैं। पहली बात आपने क्या याद रखनी है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तब लगने वाली है जब अपर सफिक्स सेम होंगे और लोअर सफिक्स में एक यूनिट का फर्क होगा, ठीक है। अपर वैल्यू दोनों की n है, सेम है, लोअर वैल्यूज एक r है तो एक r-1 है जी। तो इस क्वेश्चन में आप इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हो। उसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 20C20 को आपने 21C21 लिख लेना है जी। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम? यस सर। जब हम लोग इसको 20C21 लिख लेंगे, अब दोनों के अपर सफिक्स सेम हो गए और लोअर सफिक्स में एक यूनिट का डिफरेंस आ गया, तो मतलब इन दोनों को क्लब कर देंगे हम लोग इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। क्लब करके क्या होगा 22C21 कि जो अपर लिमिट है, अपर वैल्यू है वो 1 यूनिट इंक्रीज हो जाती है, मतलब 21 से ये बन जाएगा 22। और लोअर वैल्यू में कौन सी आता है, जो ज्यादा वाला नंबर होता है, जैसे यहाँ पे r है, यहाँ पे r-1 है, तो राइट हैंड साइड में r आया जी। मतलब दोनों में जो बड़ी वैल्यू है वो लोअर सफिक्स की जगह आ जाएगी जी। तो लोअर सफिक्स की जगह क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, ये दोनों टर्म, दोनों के अपर सफिक्स से लोअर में एक यूनिट का डिफरेंस, मतलब अब इनको क्लब कर लिया जाएगा। तो ऐसे करके ये प्रोसेस आपका बढ़ते जाएगा, इंक्रीज है ना, हम लोग लास्ट तक करते जाएंगे तो आपका एक फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। तो बायनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज पे ये भी क्वेश्चंस होते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन रिसेंट टाइम में तो नहीं आया है, लेकिन पहले जो कुछ साल होते थे वहां तब इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो रिसेंट ईयर्स में नहीं आया इसके ऊपर, ठीक है, बट फिर भी मेरे हिसाब से आप लोगों को याद रखना ही चाहिए इसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी, ओके। और ये तो टाइप 4 तो याद रखनी ही रखनी है कि उल्टा करके लिख सकते हैं। और इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है TNSN वाला, ये काफी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है जी।
काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट सीधे सीधे तौर पे याद हो जाए। ओके, तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसमें जो हमने 10-11 पॉइंट पढ़े थे, उनमें 4-5 पॉइंट्स के ऊपर तो मैंने सीधा सीधा आपको बोल दिया कि ये टाइप्स हैं। अब बाकी जो 4-5 पॉइंट बचे हुए हैं, उनमें कुछ तो 2-3 तो सीधे सीधे रिजल्ट्स ही हैं कि सी नॉट से लेके सी एन तक का सम 2 की पावर एन होता है, ऑल्टरनेटिव का सम 2 की पावर एन माइनस 1 होता है। तो वो तो उसके ऊपर तो कोई टाइप नहीं बनती है, वो तो सीधे सीधे ऐसे रिजल्ट ही याद रखने हैं। और एक आर स्क्वायर है, आर क्यूब है, उनको कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। आर क्यूब वाले में शायद से मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया था, एक बार ये आप दोबारा से लिख लीजिए। मतलब मुझे याद नहीं है कि मैंने सही फॉर्मूला लिखा था या नहीं लिखा था, शायद मैंने r-2 नहीं लिखा था। r-2 नहीं लिखा। तो आर क्यूब वाले में बेटा इस चीज को थोड़ा सही कर लीजिए, ये चीज लिख लें। और आर स्क्वायर में तो मैंने आई थिंक ठीक ही लिखा था। इनके यूज हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लग रहा कि भी ये यूज होगा। तो इन इन दोनों पॉइंट्स को अगर है ना बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा है तो इन पॉइंट्स को आप स्किप कर सकते हो। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा कि इनका कोई यूज होने वाला है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन चीजों को यूज कहाँ होगा, ठीक है, मैं एक बार आइडिया दे देता हूं। मान लीजिए आपका 1 क्यूब C1, 2 क्यूब C2, 3 क्यूब C3, इस टाइप का एक्सपेंशन ये सीरीज दी गई है, इसका सम आपने करना है जी। तो इसका अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो जनरल टर्म क्या होगा, आर क्यूब सी आर। तो आर क्यूब को आप ये इस फॉर्मूले की हेल्प से आप यहां पे लिखिए, और फिर आपको इसका सबमिशन करना होगा। क्या इसके आगे प्रोसीड कर लेंगे? यस सर, n-3 CR-3 उस टाइप में करके। पहले तो आप इस RCR को लिखेंगे सब में। तो इधर क्या आएगा, n कांस्टेंट है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, n-1 CR-1। इधर में भी n आ जाएगा, तो उसको बाहर निकाल देंगे, n-1 CR-1। इधर में भी n कॉमन आ जाएगा, तो n-1 CR-1। सॉरी, 1 से चालू होना है। तो यहाँ पे तो अब कुछ रहेगा नहीं, यहाँ पे तो आप इसका सम सीधा सीधा कर लेंगे, आर की वैल्यूज 1 से लेके n तक पुट करके। तो ये वाला टर्म तो बन गया। लेकिन ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, तो इसमें क्या अभी भी r-1 अंदर लिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को सेम प्रॉपर्टी की हेल्प से लिखेंगे। यस सर। अगर NCR को मैं n/r इंटू n-1 CR-1 लिख सकता हूं, तो इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं n-1 CR-1 को क्या लिख सकता हूँ, n-2 upon r-2 n-1 अपॉन r-1 n इंटू n-2 C r-2 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस चीज का यूज करना पड़ेगा। आई थिंक आगे प्रोसीड कर लेंगे। इसमें भी ऐसा ही करना होगा ना, पहले तो इन दोनों को क्लब कर लेना है, इनसे कुछ कुछ बन जाएगा, फिर से क्या होगा, एक r-2 अभी भी बचा हुआ है, तो जो नया टर्म यहां से आपको मिलेगा उसको वापस से r-2 के साथ क्लब करना होगा। तो कांस्टेंट्स आपने बाहर निकाल लेने हैं, जो सिर्फ r में आपकी कोशिश क्या रहती है, जो आपका r है वो सिर्फ c के टर्म्स में रह जाए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में है ना, हमारा टारगेट क्या रहता है कि जो आपका r प्रोडक्ट में आया है, आप उस r को प्रोडक्ट में की बजाय आप उसको कांस्टेंट्स में बदल के उन कांस्टेंट्स को समीशन के बाहर ले जाएं, ताकि समीशन के अंदर सिर्फ जो r बचे वो कहां पे रहे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में बचा रहे जी, बाकी कहीं ना हो r। ये आपका टारगेट रहता है,
ठीक, तो ये जो बात है आर क्यूब वाली, ये है ना मेंस लेवल तक की बिल्कुल भी नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सर हाँ जी, सर ये वाला जो अभी हम कर रहे थे, इसके बजाय हम डिफरेंशिएशन वाले तरीके से नहीं कर सकते इसे? कर सकते हो, आपकी इच्छा है बेटा, आपको जिसमें ज्यादा कंफर्ट लगता है आप उसकी हेल्प से कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है बायनोमियल थ्योरम का एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा है रिमाइंडर। बायनोमियल थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वो रिमाइंडर निकालने में होता है। किस टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे कि आपको बोल दिया 3 की पावर 99/8, इसका रिमाइंडर निकालने को बोला गया, और इस चीज के एक ऊपर 3 लास्ट अलग ईयर एक निकालना। क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब उसमें रिमाइंडर नहीं, नॉर्मली क्या करते हैं ना, वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस पूछ लेते हैं जी। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 की पावर 99/8 है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करके बताइए, तो फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करने का बेसिक मीनिंग है क्या? आप इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करें। आप 3 की पावर 99 को 8 से डिवाइड करके क्या लिख सकते हो, है ना, मतलब कि 3 की पावर 99 को हम लोग कैसा लिख 0.375 आ सकते हैं, जाएगा। 8 इंटू इसका कुछ क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब अगर मैं यहां पे बोलूं कि 3 की पावर 99/8 क्या बन गया, Q प्लस R/8 बन गया, है ना। तो अब अगर मुझसे इसका फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है, दैट मींस Q प्लस R/8 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा है, तो मतलब Q तो अब एक इंटीजर ही होना है, तो एक इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट तो कोई मीनिंग होता नहीं है। तो जो सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू बच जाएगी R/8 की वैल्यू, वही आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो अगर 3 की पावर 99 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, मेन चीज ये है कि आपको रिमाइंडर निकालना आना चाहिए, और फिर उस रिमाइंडर का इसको फ्रैक्शनल पार्ट में निकालने का क्या रोल रहेगा, वो ये रहेगा जी कि सीधा सीधा रिमाइंडर डिवाइड बाय 8, जो आपको वैल्यू मिलेगी वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगी, क्योंकि रिमाइंडर तो डिवाइजर से छोटा होना है ना हमेशा। तो ये तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू रहने वाली है, तो इसका आंसर तो मैं सीधा सीधा R/8 बोल सकता हूँ। बात क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका बायनोमियल थ्योरम का रिमाइंडर निकालने में, और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी एक सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब करने का तरीका क्या होता है, सबको क्या पता है ये चीज? ये सर एक 3 बाहर निकाल लेंगे, फिर 9 की फॉर्म में लिख के 8+1। देखिए हमारा पर्पस यही होता है कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे बेस की जो वैल्यू है, इसको इतनी पावर तक रेज अप करें, और रेज अप करने से वो जो मुझे वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा, जिसमें एक पार्ट होगा डिनोमिनेटर का मल्टीपल, दूसरा पार्ट क्या होगा, या तो +1 या फिर -1। तो इस 3 को मैं कितनी पावर पे रेज अप करूंगा, 3 का स्क्वायर कर सकता हूं। जब मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 के स्क्वायर से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 9 मिलेगी, और उस 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8+1 लिख सकता हूं। और क्योंकि यहां पे मैं स्क्वायर कर रहा हूं, तो लेकिन पावर यहां पे 99 है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 की एक पावर अलग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। ठीक, कि ये जो वैल्यू है मुझे इसको इतना रेजअप करना है जिससे ये
रिजर्व करने के बाद वो जो मुझे वैल्यू मिलेगी मैं उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लूं, जिसमें एक पार्ट डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो, दूसरा पार्ट +1 हो या फिर -1। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए 2^77/15, तो इस 2 को मैं कितनी पावर पे रिजर्व करूंगा? अब 2 का स्क्वायर करूंगा तो फिर तो 4 ही रह गया। अब उस 4 को मैं 15 के मल्टीपल +-1 कैसा ही लिख सकता हूँ, है ना? नहीं लिख पाऊंगा, है ना? तो इस वजह से मुझे 2 का क्यूब करना पड़ेगा। अब 2 का क्यूब में भी 8 बनेगा, अब उसको भी नहीं लिख पाएंगे आप। तो डायरेक्टली मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? 2 का पावर 4, 4। यस सर। है ना? तो 2 की पावर 4 करेंगे और अगेन यहाँ पे 77 है तो एक पावर अलग कर देंगे, बाकी बची हुई 76 पावर है, वो 4 का मल्टीपल है। तो इस वजह से हमें क्या करना होगा, इसे 2 की पावर 4 की पावर 19 लिख के ऐसा करना चाहिए। तो उतनी पावर से इसे रिजर्व करना है जिससे एक नंबर आपका डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो, दूसरा नंबर या तो +1 या फिर -1। अब इसका फायदा क्या है? +-1 का फायदा क्या है? अब यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम इसमें अप्लाई कैसे हो रही है कि जब मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूं तो जब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन में के हर एक टर्म में 8 की कुछ ना कुछ पावर प्रेजेंट होगी। सबसे पहले वाले टर्म में तो 49 पावर प्रेजेंट होगी 8 की, अगले वाले में 48, अगले वाले में 47, अगले वाले में 46, ऐसे करके एक पावर कम होती रहेगी। तो जिसमें भी 8 की कम से कम एक पावर प्रेजेंट है वो सारे नंबर तो इस डिनोमिनेटर 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएंगे, तो उनकी वजह से तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आने वाला। तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? लास्ट टर्म की वजह से, क्योंकि लास्ट टर्म ही सिर्फ एक ऐसा टर्म बचता है जिसमें 8 की पावर नहीं रहने वाली, एक भी पावर नहीं रहने वाली। तो बाकी सारे टर्म्स में 8 की कुछ ना कुछ पावर प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो सारे के सारे डिनोमिनेटर वाले 8 से डिविजिबल हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं देंगे। तो जो भी रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो लास्ट टर्म की वजह से होगी। तो ये हमारा पर्पस होता है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, राइट? क्या ये क्लियर है? रिमाइंडर के ऊपर क्वेश्चन आता है बाइनोमियल थ्योरम में, कर लेंगे हम लोग। यस सर। चलिए, जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो है जी टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल, इस एप्लीकेशन में क्या रहे, अगेन एक क्वेश्चन की हेल्प से देख लेते हैं कि मान लो 2 की पावर 1/3 है, 3 की पावर 1/4 है, उसकी पावर मैं आपको बोलता हूं कि भी 105 सॉल्व करने हैं। तो अगर मैं इसकी होल पावर 105 सॉल्व करूं तो सॉल्व करने से, है ना, जो भी ये बाइनोमियल थ्योरम हम लोग इसके ऊपर लगाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम में टोटल तो 106 टर्म्स होंगे, लेकिन मुझे सारे के सारे टर्म नहीं, मुझे क्या चाहिए, ऐसे टर्म्स चाहिए जिसमें रेडिकल्स ना हो, फ्रैक्शंस ना हो, पॉइंट्स ना हो जी। मतलब ऐसे टर्म्स जो कि इंटीजर हैं, वो सारे टर्म्स की गिनती करनी है, वो सारे टर्म्स की काउंटिंग करनी है जिसमें जिनकी वैल्यू इंटीजर बनेगी। तो जिन टर्म्स की वैल्यू इंटीजर बनेगी उसके लिए जरूरी क्या है कि जब आप इसका मान लो, है ना, इसका एक्सपेंशन आप लगा रहे हो, इसका जर्नल टर्म लिखेंगे तो जर्नल टर्म का फॉर्मूला क्या है जी, 105 CR 2 की पावर 1/3 का होल पावर 105 माइनस R और 3 की पावर 1/4 का होल पावर हो जाएगा R। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो 2 की पावर बन गया बेटा 105 माइनस R/3 और 3 की पावर बन गया जी R/4। तो ये इस पूरे के पूरे एक्सपेंशन का कोई भी एक जनरल टर्म है। तो अगर मुझे इस टर्म को इंटीजर बनाना है तो उसके लिए जरूरी क्या रहेगा कि ये जो 2 और 3 की पावर्स हैं, ये पावर्स ही क्या हो जाए, इंटीजर। इंटीजर।
ये 2 और 3 की पावर्स खुद ही इंटीजर बन जाए। अगर ये इंटीजर होगा तो ओवरऑल टर्म भी इंटीजर हो जाएगा, और अगर ये इंटीजर नहीं होगा, ये फ्रैक्शंस में होगा, तो देखिए 2 का स्क्वायर रूट करो, क्यूब रूट करो, है ना, फोर्थ रूट करो, जो भी वैल्यू आएगी तो वो तो पॉइंट्स में रहने वाली है ना, तो वो तो कोई इंटीजर वैल्यू नहीं होने वाला। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल का, वो सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है कि जब आप इसका जनरल टर्म लिखोगे तो जनरल टर्म में जो भी यहाँ पे आपके टर्म्स मिलेंगे उनकी जो पावर है उन्हें आपने इंटीजर बना देना है, तो ओवरऑल टर्म भी इंटीजर। तो इसमें दोनों तरफ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार तो ये पूछा जाता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल, या कई बार इसका उल्टा पूछ लिया जाता है फाइंड द नंबर ऑफ इरैशनल टर्म्स। आई थिंक कर ही लेंगे। अगर इरैशनल पूछे हैं तो टोटल में से वो वाले टर्म्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे जिसमें ये इरैशनल बन रहे हैं, है ना। यस सर। और यहाँ पे अगर इस टर्म को रैशनल होना मतलब फ्री फ्रॉम रेडिकल होना है तो बेटा 2 की पावर भी और 3 की पावर भी ये दोनों इंटीजर होना चाहिए। तो r की वैल्यू आप वो वाली कंसिडर करेंगे जिसमें 2 की पावर भी इंटीजर आएगी और 3 की पावर भी इंटीजर आएगी। ओके, और कई बार हम लोग जल्दबाजी में एक चीज यहाँ पे देखना भूल जाते हैं, और वो है जी r की वैल्यू को 0 पुट करना। वो एक छोटी सी गलती हम लोग कर लेते हैं और उससे एक टर्म का फर्क पड़ जाता है और ऑप्शन में भी कहीं ना कहीं दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग कई बार गलत मार्क टिक कर देते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि r की वैल्यू 0 भी कंसीडर करनी है जी। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर आप r को 0 करते हैं तो 3 की पावर भी 0 बन जाएगा, इंटीजर बन जाएगा, 2 की पावर भी इंटीजर बन जा रहा है। ओके, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को भी ध्यान से करना है कि पावर अगर 105 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 106 होंगे, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ओके, तो टर्म्स फ्री फ्रॉम रेडिकल इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको भी आप लोगों को करना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए हैं रिसेंटली। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन a प्लस रूट बी की होल पावर n। इस टाइप के क्वेश्चंस में जिसमें a माइनस रूट बी क्या होता है, 1 से छोटा होता है, जिसमें आपने कुछ कुछ क्वेश्चन देखे हुए हैं कि मान लीजिए आपको मैंने r बोल दिया दैट r इज इक्वल टू 5 प्लस रूट, एक सेकेंड, 11 प्लस 5 रूट 5 की होल पावर n, ऐसा कर लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार होते हैं जिसमें आपको फर्दर कुछ कुछ फ्रैक्शनल एफ बोल दिया जाता है या एफ डैश वगैरह कुछ कुछ वैल्यू दी होती है, तो उसमें कई बार आपको आर इंटू एफ वगैरह पूछा होता है। तो जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे करना है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि भाई a माइनस रूट बी आपका 1 से छोटा होना चाहिए। a माइनस रूट बी आपका 1 से छोटा होना चाहिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखिए अब ये क्वेश्चन तो दे दिया, अब हम लोग इसमें जानेंगे कैसे कि a माइनस रूट बी आपका 1 से छोटा है। इस 11 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 121 लिख सकता हूँ। इस 5 रूट 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 125 लिख सकता हूँ, है ना। तो आर को ऐसा लिख लें, तो रूट ऑफ 125 माइनस रूट ऑफ 121,
ये कोई भी एक r डैश मान लेते हैं, तो क्या बेटा ये वाली वैल्यू आपकी 1 से छोटी है? रूट ऑफ 121 तो आपका 11 होने वाला है, रूट ऑफ 125 क्या होगा? 11 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, होगा? यस सर, तो Yes, मतलब sir. अल्टीमेटली इनका सब्ट्रैक्शन क्या रहने वाला है? 1 से ज्यादा। 1 से कम रहने वाला है। तो आपको आपको तो क्वेश्चन में प्लस वाली चीज बोली गई होगी, आपने उसके प्लस के हिसाब से आपने माइनस वाला टर्म बना लेना है। क्वेश्चन आपसे a प्लस रूट बी की पावर n वाला पूछा होगा, तो उसमें आपने a माइनस रूट बी आपने खुद से ये जजमेंट लगा लेनी है कि भाई ये 1 से छोटा होगा। तो खुद ही वैल्यूज को देख के अप्रोक्सीमेशंस लगा के आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन का प्रोसेस क्या रहता है? दोनों का एक्सपेंशन, अब r का एक्सपेंशन भी लिखेंगे। अब इस रूट 121 को तो है ना 11 कर ही लेते हैं, तो NC0 इंटू 11 की एक काम करते हैं, इधर रूट 125 पहले है ना, तो रूट 125 को मैं पहले लिख लेता हूँ, इधर भी पहले लिख लेता हूँ। तो NC0 इंटू रूट 125 की पावर n, फिर NC1 रूट 125 की पावर n-1 इंटू 11, ऐसे करके बढ़ते रहेंगे। फिर r का एक्सपेंशन लिख लेंगे, इनका जो r डैश है जो इनके सब्ट्रैक्शन से बना है टर्म, उनको आप लिख लोगे। तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका बीच में एक टर्म में पहले वाले में तो प्लस वाले में तो सारे के सारे टर्म प्लस में होंगे, जब माइनस वाला टर्म होगा उसमें ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ जाएगा। इसका नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है? इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने ये दोनों एक्सपेंशन लिखने के बाद क्या करना है, या तो इनका एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, दोनों में से कोई एक चीज करनी होगी। और ये कैसे डिसाइड करेंगे कि एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है? ये इस तरीके से डिसाइड करना होगा कि आपने ये देखना है कि मुझे इनके एडिशन से इंटीजर मिल रहा है या इनके सब्ट्रैक्शन से इंटीजर मिल रहा है। एक सिनेरियो में या तो इनको ऐड करके इंटीजर मिल रहा होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करके इंटीजर मिल रहा होगा। तो अगर ऐड करके इंटीजर मिल रहा है तो मतलब आपने इनका एडिशन करना है, अगर सब्ट्रैक्शन से इनका इंटीजर मिल रहा है तो सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक, क्या इतना क्लियर? Yes, sir. और उसके बाद ये r डैश तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि ये 0 से 1 की वैल्यू है। अगर ये नंबर 0 से 1 के बीच में है तो बेटा उसकी पावर आप 2 करो, 3 करो, 4 करो, वो भी तो 0 से 1 के बीच में रहेगा ना। 0.5 है, स्क्वायर करोगे तो नंबर और छोटा हो जाता है ना, क्यूब करोगे और छोटा हो जाता है। तो अगर ये बेस खुद ही 0 से 1 के बीच में है तो ऊपर पावर भी क्या रहेगी, 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो r डैश का जो ब्रैकेट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वो तो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और r तो कोई भी एक बड़ा सा नंबर है, तो r को हम लोग लिख लेंगे i प्लस एफ, और r डैश को हम लोग बना लेंगे एफ डैश। i मतलब इंटीजर, f मतलब फ्रैक्शनल। तो r डैश में तो इंटीजर कुछ है ही नहीं, 0 ही होने वाला हर बारी, तो अकेला फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा। तो जब आप इनका सम करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी कि i प्लस एफ डैश इक्वल्स टू इंटीजर। और ये इंटीजर क्या होगा, आप देखो कि अगर आप इनको ऐड करते हो तो ये वाले टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले जो टर्म हो गए डबल हो जाएंगे। तो डबल होने की वजह से ओवरऑल राइट हैंड साइड में वैल्यू क्या होने वाली है, इवन रहेगी। और अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सिनेरियो ये बनेगा। तो
तो यहां से इस सिनेरियो में जब आप एडिशन करेंगे तो f प्लस एफ डैश आपका 1 होगा और इस सिनेरियो में f माइनस एफ डैश आपका 0। तो अब इन दोनों वैल्यूज के बेसिस पे आपको क्वेश्चन हो सकता है, तो क्वेश्चन आप करके देखिएगा। तो मैंने आपको काफी सारे इसमें स्टेप बता ही दिए हैं, तो इसके आगे की कैलकुलेशन जो भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी वो आप खुद कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं जो मैंने आपको करके दिखा दिए कि आपको प्लस वाला एक्सपेंशन लिखना है, माइनस वाला एक्सपेंशन लिखना है, फिर उनका या तो एडिशन करना होगा या सब्ट्रैक्शन करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि भी कौन एडिशन इंटीजर दे रहा है या सब्ट्रैक्शन इंटीजर दे रहा है। तो अगर एडिशन कर रहे हैं तो उस केस में i प्लस एफ डैश आपका इवन बन जाएगा, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश इवन बन जाएगा। और फिर एडिशन के केस में हम लोग का कंक्लूजन क्या होगा कि f प्लस एफ डैश की वैल्यू 1 होनी चाहिए। रीजन क्या है इसका? रीजन क्या है कि ये क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जी? 1। एफ डैश भी एक फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। इनफैक्ट 1 भी नहीं मिलेगी, है ना, 1 से भी जस्ट छोटा ही रहेगा। तो दोनों का सम मैक्सिमम कितना हो सकता है? 2, मतलब 2 से छोटा ही रहेगा, है ना, 2 0 तक से तो 2 पहुंचेगा, करेक्ट। 2 से छोटा ही रहेगा, है ना। तो अब ये एक इंटीजर, तो बेटा f प्लस एफ डैश भी तो एक इंटीजर होना चाहिए ना, तभी तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। तो वहां से मैं ये बोल सकता हूं कि f प्लस एफ डैश को अब 2 तक ही होना है मैक्सिमम, और तो फिर तो 1 ही रहेगा एक वैल्यू, और क्या रहेगी? नेगेटिव तो होता नहीं है फ्रैक्शन कभी भी, है ना, 0 भी नहीं हो सकता। ओके, समझ में आया? तो ये एक थर्ड एप्लीकेशन है। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बेटा वो यूनिट डिजिट के ऊपर है, लेकिन यूनिट डिजिट के ऊपर मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है रिसेंट टाइम में, तो आप इसको भले ही स्किप कर सकते हो। यूनिट डिजिट का जो कंसेप्ट है ना, सीधा सीधा उसमें आपने याद ही रखना होता है कि साइक्लिसिटी से हम लोग 9th-10th में पढ़ते हैं कि साइक्लिसिटी की हेल्प से हम लोग अगर मान लो 2 की पावर 79 है, इसको अगर सॉल्व करें तो ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। तो बहुत बड़ा नंबर का वो जो पूरा का पूरा नंबर जानने में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट डिजिट निकालना चाह रहे हैं। तो है ना, तो इस ये 2 की पावर 79 को अगर सॉल्व करेंगे तो उस बड़े से नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसका सीधा सीधा मैं यहाँ पे टेबल लिख देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग केस बात करते हैं बेटा 0, 1, 5 और 6। देखिए सबसे पहली बात यूनिट डिजिट में क्या है कि मान लो आपको 22 की पावर 79 या 202 की पावर 79 या 112 की पावर 79, इसका है ना यूनिट डिजिट निकालना। इन सारे नंबरों का यूनिट डिजिट सेम होगा। उसका रीजन क्या है कि इस बड़े से नंबर का यूनिट डिजिट सिर्फ और सिर्फ बेस के यूनिट डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है और पावर के ऊपर। इस यूनिट डिजिट के पहले क्या नंबर लिखे हैं उसका कोई रोल नहीं होता। तो पहले 22 था, तो जो लास्ट वाला 2 है उसका रोल है, आगे वाले 2 का कोई रोल नहीं है। फिर जब 202 लिखा तो उसमें आगे जो 20 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक, या इसके आगे में भी अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे ऐसे करके मैंने बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे लिख दिया
और लास्ट में मैंने 2 लिख दिया और फिर मैंने आपसे बोला कि भी उसकी पावर 79 का यूनिट डिजिट क्या हो, तो बेटा इस नंबर का कोई रोल नहीं है, इस वैल्यू का कोई रोल नहीं है। तो यूनिट डिजिट निकालने में जो भी रोल है वो बेस के यूनिट डिजिट का रोल है और साथ में उसकी पावर का रोल है। तो इसलिए जो मैं केसेस भी बना रहा हूं, मैं बेस के यूनिट डिजिट के ऊपर केस बना रहा हूं। तो सबसे पहला केस ये है कि अगर बेस का यूनिट डिजिट इन चारों में से कुछ हुआ तो फिर तो आंसर हमेशा क्या रहेगा जी? देखो अगर लास्ट में यहां पे 0 ही हो गया फिर तो बेटा बड़े से नंबर का भी यूनिट डिजिट क्या होना है? 0 ही होना है ना, आएगा ना 0। अगर बेस का यूनिट डिजिट यहां पे 1 हो गया तो भी यहां पे लास्ट में 1 ही आएगा, कितनी मर्जी पावर हो जाए। अगर यहाँ पे 5 आता है तो भी बेस का यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, और अगर यहाँ पे 6 आता है तो बेस का यूनिट डिजिट भी 6, पूरे नंबर का यूनिट डिजिट भी 6 रहेगा, कितनी मर्जी पावर हो जाए। तो पहला केस जिसमें बेस का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 होगा तो उसमें उनके जो आंसर्स भी हैं वो भी 0 1 5 6 ही मिलेंगे। सेकेंड केस 4 एंड 9 वाला, कि अगर बेस का यूनिट डिजिट 4 है, मान लीजिए ऐसा है, या सॉरी 4 या फिर 9 है, उस केस में क्या होगा? उस केस में पावर का थोड़ा सा रोल है यहाँ पे, और आप कैसे बनाएंगे? मैं सीधा सीधा यहाँ पे टेबल लिख रहा हूं। तो और पावर का रोल है ऑड पावर है कि इवन पावर है? सीधा सीधा इस चीज से, अगर यूनिट डिजिट बेटा 4 होता है और पावर आपकी ऑड होती है, उस केस में आपका जो बड़े से नंबर का यूनिट डिजिट आएगा वो 4 आएगा, और अगर पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। और 9 के केस में यूनिट ऑड पावर में 9 आएगा, इवन पावर में 1 आएगा। ओके, आप नंबर्स को कैलकुलेट करके देख लो। 4 है, 4 की पावर 1 क्या होता है जी? 4 2 है तो 16 हो जाता है, मतलब यूनिट डिजिट 6 आ जाता है। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ गया, तो यूनिट डिजिट 4 आ गया वापस से। 4 की पावर 4 करेंगे सॉल्व तो 256 बन जाता है, तो 256 में यूनिट डिजिट 6 आ गया। फिर से अगर मैं 4 की पावर 5 से कैलकुलेट करता हूं तो 1024 आंसर आ जाता है। तो मतलब यूनिट डिजिट फिर से क्या आ जाता है? 4 आ गया। तो अब देख रहे हो कि 4 की पावर जब मैंने 135 लिया तो उसका यूनिट डिजिट 4 आया जी, मतलब ऑड पावर पे वो 4 आता है। और अगर इवन पावर लिया तो 6 आया। सिमिलरली 9 के लिए भी आप ऐसा देख सकते हो। तो ये तो सीधे सीधे फैक्ट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं, कोई थ्योरी नहीं है। आप सीधा सीधा इन रिजल्ट्स को याद रखिए। 0 1 5 6 वाला केस सीधा सीधा, 4 9 वाला 2 केसेस बन जाते हैं, ऑड पावर इवन पावर। फिर है जी 2 3 7 8 वाला। इस केस में क्या होता है? इसमें भी टेबल बना लीजिए। 2 3 7 8, इसमें टोटल 4 केसेस बनते हैं। किस टाइप का? कि पावर आपका 4K है, या 4K प्लस 1 है, या 4K प्लस 2 है, या 4K प्लस 3 है। अगर पावर होता है 4K तो यूनिट डिजिट आपका भी रहेगा जी 6। इन केस ऑफ 2, अगर यूनिट डिजिट 2 है, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि 32 की पावर 80 सॉल्व करनी है, तो यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 है और पावर 80 है। 80 को मैं क्या लिख सकता हूं? 4K लिख सकता हूं। 4K का मतलब क्या? एक ऐसा नंबर जो कि 4 से एक्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब उसका रिमाइंडर 0 आएगा 4 से डिवाइड करने पे। तो पावर ऐसी हो जो कि 4K टाइप की हो। 4K टाइप मतलब एक ऐसी पावर जो कि 4 से एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पे अगर मैं 32 की पावर 80 सॉल्व करूंगा, उसका यूनिट डिजिट आपसे फाइंड आउट पूछूं, तो उसका आंसर क्या होने वाला है? 6।
ठीक। अगर पावर 4k+1 है, लाइक 32 की पावर अगर मैं 81 ले लेता हूँ, तो 81 कैसा नंबर है? 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देगा, तो ये 4k1 टाइप 4k+1 टाइप का पावर है जी। तो जब आपका पावर 81 होगा, 4k+1 होगा, टाइप का होगा, तो और बेस का जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, उस केस में आपका आंसर क्या मिलेगा? 4k+2, लाइक अगर 82 पावर है तो क्या मिलेगा जी? 4 मिलेगा। 4k+3 टाइप का है तो 8 मिलेगा। सीधा सीधा इसको याद रखिए, और याद रखने के लिए कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देखो। मैंने क्या बोला, आगे वाली वैल्यू का तो कोई मतलब नहीं, इसको काट दिया करो। अब 2 के लिए देख लो, 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, देख लो क्या क्या आंसर आते हैं। खुद ही बना सकते हो, कोई रट्टा मारने की जरूरत भी नहीं। फिर 3 की पावर अगर 4 के टाइप की होगी तो 1 आएगा, 4k+1 होगा तो 3 आएगा, फिर 9, फिर 7। 7 वाले में इधर अगेन 1 आएगा, इधर आएगा 7, इधर आएगा 9, इधर आएगा 3 जी। 8 वाले में सॉरी 6, 8, 4, यूनिट डिजिट निकालने के लिए ये कंसेप्ट याद रखिए, क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी यूनिट डिजिट के ऊपर रिसेंट टाइम में मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं है, तो अगर बिल्कुल ही नहीं हो रहा तो स्किप भी कर सकते हैं। और इन सब के साथ साथ में एक रिजल्ट आपको सीधा सीधा याद रख लेना है कि 1+1/n की होल पावर n, ये हमेशा 2 से 3 के बीच में रहता है। कई बार मतलब अभी रिसेंट टाइम में तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था कि भाई कि 1+0.0001 की पावर 10,000 ये वैल्यू इज ग्रेटर देन is just greater than which of the following integer। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे कि भी 2, 3, 4 एंड 5, तो 2 आंसर हो जाता है। सर इससे हो जाएगा बायनॉमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। बिल्कुल, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स से ही इसका प्रूफ है, लेकिन मैं आपको है ना इसके प्रूफ की कोई बारे में बात नहीं कर रहा, प्रूफ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा इसका रिजल्ट बता रहा हूँ। रिजल्ट आपको याद रख लेना है कि 1+1/n की होल पावर n अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसका आंसर हमेशा आपका 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, हमेशा 2 से 3। ठीक, अगर इस पॉइंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट वे से आएगा, अब इसमें और कोई फर्दर टेढ़ा मेढ़ा पार्ट नहीं रहेगा। ठीक है, क्या यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड एप्लीकेशंस। अब बेटा हम लोग आगे चलते हैं, जो है सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स वाला जो कंसेप्ट है ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या क्या वेरिएशंस होते हैं हम लोग उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, एक तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि मान लो मैंने आपको ये क्वाड्रेटिक दे दिया और आपको उसकी होल पावर 31 बोला, तो और फिर मैंने बोला कि फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स। आपने क्या करना है?
देखिए सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि ये कॉफिशिएंट्स का सम क्या बन रहा है। सबसे पहली बात इसमें ये है कि ये कॉफिशिएंट लिखा है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट नहीं। तो इसमें अगर जहां जहां पे अगर 3 की भी कोई पावर आएगी या -1 की पावर भी आएगी तो आपको उसको एज इट इज कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो अगर बेटा मैं इसका एक्सपेंशन लगाऊंगा तो इसके एक्सपेंशन में क्या ये एक पॉलिनोमियल बन के आएगा? मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं कि एक पॉलिनोमियल बन के आएगा। पॉलिनोमियल किस टाइप का? कुछ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? अगर ये 31 है और इधर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर की अगर सारी की सारी पावर हम लोग वैल्यू डाल देंगे तो ये 62 हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता तो उसके एक्सपेंशन से मुझे क्या मिलता? एक पॉलिनोमियल मिलता कुछ इस टाइप का, जिसमें कांस्टेंट होता, पावर x वाला टर्म होता, पावर x स्क्वायर वाला टर्म होता, x क्यूब वाला टर्म होता, x की पावर 4 वाला टर्म होता और हाईएस्ट में x की पावर 62 वाला टर्म होता। और फिर मेरा यहां पे क्वेश्चन क्या बन गया? जब मैंने ये पूछा है फाइंड द सम ऑफ द कोएफिशिएंट, इसका मतलब मुझे क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया सर है? 1 पुट कर देंगे वैल्यू। मुझे इस चीज की वैल्यू पूछा गया है, a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल a62। तो अगर मुझे इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला है तो मैं क्या करूंगा? सीधा सीधा x की जगह 1 पुट कर दूं। 1 पुट करने से जो आंसर मुझे मिलेगा वही मेरा फाइनल आंसर भी हो जाएगा। क्या क्लियर? तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है जिसमें आपको है ना कोई एक बेस दिया हुआ है, बेस में बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकती है। जब सम ऑफ कोएफिशिएंट का क्वेश्चन होता है ना, तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 टर्म लिए हैं तो जरूरी नहीं है आपको 3 टर्म ही हो या 2 ही टर्म हो। बाइनोमियल चैप्टर तो 2 ही हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है जी। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो आपका काम सिर्फ इतना है कि भाई आप x की वैल्यू 1 डाल देंगे। आप इस चीज को समझिए कि अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाता तो अल्टीमेटली मुझे तो एक पॉलिनोमियल मिलता कुछ इस टाइप का, और उसके अगर कोएफिशिएंट का सम करना है तो इसका मतलब मुझे x की जगह 1 डाल के वो वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो पहली चीज तो बेटा ये इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें सीधा सीधा सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा होता है। दूसरी वैरायटी क्या है? दूसरी वैरायटी है कि सम ऑफ इवन पावर्स या फिर ऑड पावर्स। मान लो सेम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मैं आपसे क्या पूछूं? फाइंड द सम ऑफ इवन पावर्स। इसका मीनिंग क्या है? प्रोसेस तो सेम ही है ना, कि अगर मैं इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाता तो मुझे एक पॉलिनोमियल मिलता कुछ इस टाइप का। तो जब मुझे सम ऑफ इवन पावर्स पूछा है तो इसका मतलब मुझसे क्या वैल्यू पूछा है? a0 प्लस a2, सॉरी सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स, मैं आपको बता सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स, ठीक है। तो a0 प्लस a2 प्लस a4 टिल a62 इसकी वैल्यू पूछा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? +-1 डाल के ऐड कर देंगे। एक बार 1 डालेंगे और एक बार -1 डालेंगे। जो 1 डालेंगे तो a0 प्लस a1 प्लस a2 से लेके a62 की वैल्यू मिल जाएगी। -1 डालेंगे तो a0 माइनस a1 प्लस a2 ऐसे करके इसकी वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को ऐड करेंगे तो सम ऑफ इवन पावर्स मिल जाएगा जी, क्योंकि a1 a3 ये वाले टर्म खत्म हो चुके होंगे। a0 वाले, हाँ अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि a0 a2 a4 वाले टर्म्स डबल हो चुके होंगे तो फाइनल रिजल्ट का डिवाइड बाय 2 ही करना है, ठीक है ना। एडिशन के बाद डिवाइड बाय 2 ही करना। और यहीं पे बेटा अगर ऑड पावर पूछा होता तो क्या करना होता? तो क्या करना होता? सर सब्ट्रैक्ट कर लेना था।
फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना था जी। मीनिंग क्या है जी, मुझसे A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 इसकी वैल्यू पूछा है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन है जी। एक और वैरायटी में चलते हैं। कई बार आपसे, अब यहाँ पे तो जैसे इवन पावर्स ऑड पावर्स डायरेक्टली मैंने लिख दिया है और यहाँ पे सारे के सारे पावर्स का सम पूछा है। कई बार आपसे है ना A0 प्लस A3 प्लस A6, मतलब आपको सीधा क्यूब सीधा रूट ऑफ क्वेश्चन में यूनिटी। ये दे दिया जाए कि ये एक एक्सपेंशन है, ये इक्वालिटी दी गई है और फिर आपसे पूछा गया है A0 A3 A6 A9 इसकी वैल्यू पूछा है जी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पुट कर देंगे एक एक बिल्कुल। करके फिर यस सर। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, ये एडवांस तक चला गया है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि मेंस में अब मतलब इस एक्सपेंशन में आपको कॉम्प्लेक्स वैल्यूज डालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। तो अब A0 A3 A6 A9 अगर पूछा गया है तो आपको अब क्या करना है, इसी एक्सपेंशन में वन पुट करना है, ओमेगा पुट करना है, ओमेगा स्क्वायर पुट करना है और फिर तीनों का ऐड कर देना है, ठीक। और इसी में अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे A0 A4 A8 A12 ये पूछा गया है, इसका मतलब क्या होगा? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। वो करना है सर, जितने भी गैप के बाद किया होगा उसको उतना रूट कर देना 1 का। बिल्कुल। तो इसमें अगर आपको इसकी वैल्यू पूछा है तो सेम में आपने क्या करना होगा, 1 पुट करना है, -1 पुट करना है, एक बार आयोटा पुट करना है, माइनस आयोटा पुट करना है। अब ये वैल्यूज हम लोग कैसे जान पा रहे हैं कि आयोटा पुट करना है, माइनस आयोटा पुट करना है, ये कैसे जान पा रहे हैं? डिफरेंस के इतने बराबर रूट। टर्म के बाद ये वाले टर्म्स आपसे पूछे गए, A0 A4 A8 मतलब चार चार के बाद है, तो मतलब फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। देखो यहाँ पे तीन तीन के बाद पूछा गया था, A0 A3 A6 A9 तीन तीन टर्म्स के बाद का सम पूछा था। तो जब तीन तीन के बाद का सम पूछा है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, चार चार के बाद का सम पूछा है तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, और अगर पांच पांच का होगा तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, छह छह का होगा तो सिक्स रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे चलेगा। बहुत ज़्यादा इन डेप्थ भी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे रहता है। अब इसमें एक चीज और है, ये सारी की सारी एडवांस के लिए ही है जी। A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 प्लस A8 कुछ ऐसा अगर आ जाता है तो अब आपने इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि भाई अब तो मुझे दो दो टर्म के बाद ही बोला गया है, तो दो का तो मतलब प्लस माइनस वन, एक बार प्लस वन डाल दो एक बार माइनस वन डाल दो, ऐसा नहीं है जी। एक बार प्लस डालेंगे माइनस डालेंगे तो फिर वो A0 प्लस A2 प्लस A4 आएगा ना। तो लेकिन आपको तो A0 माइनस A2 प्लस A4 चाहिए है ना। तो इसमें आपके क्या करना है, आप इसको ऐसा ही सोचोगे कि भी जो फोर्थ में, ठीक है, जब मैं यहाँ पे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पुट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे तो कह रहा हूँ कि चार टर्म्स के बाद आ रहा है, तो यहाँ पे भी आप चार टर्म के बाद का ही पैटर्न बोलोगे। रीजन बीइंग कि भी दोनों का जो साइन है वो एग्जैक्ट सेम साइन के भी आने चाहिए। A0 A2, अब A0 के बाद A2 आया तो सही, लेकिन वो माइनस साइन के साथ आया, तो आप इसको नहीं बोलेंगे। जो इसके बाद जो नेक्स्ट वाला टर्म आपको मिल रहा है जो कि A0 के सेम साइन का मिल रहा है, आप बेसिकली उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे भी आप सेम ही बोलोगे कि मुझे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ही पुट करना है, अलग अलग साइन को सॉल्व करके फिर ऐड कर देंगे। और फिर जब आपको ऐसी कोई वैल्यू पूछी होती है तो फिर उस केस में आपको ये नहीं करना है कि भी चारों पुट करके चारों को ऐड कर दें। उसमें थोड़ा सा पुट आपने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ही करना है, लेकिन उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स का ही सम करना होता है, ठीक है, चारों का नहीं करना होगा। आप अपने हिसाब से उसको देखिएगा कि किसको पुट करना, किसको सम करने में हमारा फायदा है, ठीक है। साथी क्लियर है?
और इसमें एक और वैरायटी है, मान लो ये उसे ए नॉट -A2 प्लस A4 माइनस A6 इसका स्क्वायर पूछा है, मतलब इनका सम पूछा है। A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 का स्क्वायर प्लस A1 माइनस A3 माइनस A5, ठीक है, अगेन इसका स्क्वायर पूछा है। तो अगेन इसको भी करने के लिए है तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी वाली बात ही, तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा करके ही दिखा देता हूं। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है जी, और ये आपको इसका एक्सपेंशन दिया गया है और फिर आपको इसकी वैल्यू पूछा गया है। तो आपने क्या करना है, आपने सीधा सीधा इसमें आयोटा पुट कर देना है। चारों पुट करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आयोटा पुट करिए। आयोटा पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इधर बनेगा आयोटा, सॉरी आयोटा -2 बन जाएगा, है ना। आयोटा -2 की पावर 40 बन जाएगा। और इधर क्या बनेगा बेटा, A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6, ये सारे पार्ट तो आपके रियल पार्ट होंगे, और A1 A3 ये सारे क्या होंगे, इमेजिनरी पार्ट आ जाएंगे। मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे दोनों से। अगर मुझे इसकी वैल्यू पूछा है तो इसका मतलब क्या है, कैसे बन रहा है, मॉड से बन रहा है, मॉड बन रहा है ना। क्लियर क्या। और फिफ्थ वाले में जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि आपको किसी दो का सम करना होगा, है ना, कुछ कुछ ऐसा करना होगा, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं सीधा सीधा अकेला आयोटा पुट करूं और फिर मैं दोनों के रियल पार्ट को आपस में इक्वेट करा दूं। एक ये भी तरीका है कि सिर्फ आयोटा ही पुट करिए और दोनों के रियल पार्ट इक्वेट करा देंगे, तो वहां से A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 की वैल्यू। क्या इतना समझ में आया। अब इसमें एक और चीज है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है और इसको आपने मेंस के लिए करना है। एक स्टैंडर्ड सा एक्सपेंशन है, या तो कुछ इस टाइप का, पावर काफी मतलब पावर कुछ भी हो सकती है, 40 45 जो भी है, या इधर माइनस भी हो सकता है। तो इसका एक्सपेंशन अगर करूंगा तो हुआ तो ये पॉलिनोमियल ही। तो इसमें चलिए पहले प्लस वाले कर लेते हैं। इस पे आपको x को 1/x से रिप्लेस करना पड़ सकता है। x को 1/x से रिप्लेस करके आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड का ये बन जाएगा, और यहाँ पे पावर 2 है, इधर पावर 40 है, तो हाईएस्ट तो 80 होना है ना। तो अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके क्या वापस से x² प्लस x प्लस 1 बन गया, और डिनोमिनेटर में x की पावर 80 आती है। तो जब मैं यहाँ पे अब दोनों तरफ x की पावर 80 के साथ है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो क्या बना, ये A0 इंटू एक्स की पावर 80 बन गया, ये A1 इंटू एक्स की पावर 79 बन गया। तो मतलब ये जो एक्सपेंशन आपको दिया गया है और रिप्लेस करके ये जो एक्सपेंशन आपको मिला, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर होंगे। तो वहां से आप क्या बोल सकते हो कि A80 विल बी इक्वल्स टू A0। दोनों के कोएफिशिएंट, दोनों के x की पावर 80 के कोएफिशिएंट को बराबर करा दोगे। सेम तरीके से 79 पावर से कोएफिशिएंट भी बराबर होंगे, है ना। तो इस चीज का यूज हो सकता है, कई बार आपसे है ना कोएफिशिएंट का रेशियो पूछा हो सकता है,
79/A1 का रेशो बताओ। तो x को 1/x से रिप्लेस करके हमें ये चीज मिल रही है, या इन्हीं दोनों का x को 1/x से रिप्लेस करके कुछ कुछ प्रोडक्ट करने को बोला जा सकता है। मेंस में देखिए प्रोडक्ट वगैरह नहीं होगा, मेंस में थोड़ा ज़्यादा सिंपल रहेगा। जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे है ना थोड़ा टफनेस में जाएंगे, फिर वो मेंस की बजाय है ना एडवांस में चला जाएगा। तो मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़रूर याद रखिए कि कुछ ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही हो, लेकिन x को 1/x से रिप्लेस करके भी पॉलिनोमियल बनाया जाता है और उसकी हेल्प से कोएफिशिएंट्स को रिलेट किया जाता है। और अगर मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन की बात करूं तो लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी पावर शायद से 20 थी, एग्जैक्ट पावर मैं भूल गया हूं। 20 थी या 10 थी, चलिए पावर को हम लोग देख लेंगे। 10 था, 10 था। तो इसमें A20 x की पावर 20 हाईएस्ट पावर रहेगी। तो इसमें बेटा आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, A7/A13 की वैल्यू पूछा था। और इसमें बेटा क्या है, इसमें आपको x को 1/x से रिप्लेस करके सेम नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा टफ क्वेश्चन हो गया है, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, x को 2/x से रिप्लेस करना पड़ेगा। x को 2/x से आप रिप्लेस करिए, क्या बनेगा? ऑब्वियसली सेम सेम चीज़ आप राइट हैंड साइड में भी करेंगे। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये 8, ये 6, ये 4, तो इधर से 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 की पावर 10 कॉमन आ गया। और एलसीएम लूंगा तो ये वापस से 4 आ गया, ये 3 आ गया, और एलसीएम लेंगे तो 3x, और ये आ गया 2, एलसीएम लेंगे तो x²। क्या ये बात समझ में आई है? ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है लास्ट ईयर। एलसीएम लेके आपको यहाँ से, अब ये दो जो 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 आपको पॉलिनोमियल दिया गया था और ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये दोनों आपके बराबर हो गए, और आप इसका एलसीएम इधर कर लीजिए। तो ये A0 x की पावर 20 अपॉन 2 की पावर 10, फिर A1 इंटू एक्स की पावर 19, इधर एक 2 है, 2 की ऑलरेडी एक पावर है, तो ये 2 की पावर 9 रह जाएगा। इधर क्या रहेगा जी, A2 x की पावर 18 रहेगा, और इधर रहेगा 2 की पावर 8, तो ऐसे करके चलता जाएगा। तो अब आपका ये वाला जो पॉलिनोमियल है और जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है, ये दोनों बराबर दिए गए हैं, तो इसका मतलब इनके दोनों रख के राइट हैंड साइड जरूर आप कह बराबर सकते हो कर कि देंगे, तो वहां से कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो क्या बोला सीधा करते सीधा थे, डाइस आपको A7/A13 का रेशियो मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका है आपके पास ये होता कि आप मल्टीनोमियल थ्योरम लगाते, या इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करके दोनों की 7 की पावर का कोएफिशिएंट अलग से निकालते, 13 x की पावर 13 का कोएफिशिएंट अलग से निकालते और उनका रेशियो, वो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता। क्या ये चीज समझ में आई है? ये सर उससे भी हो रहा है, मतलब परफेक्ट क्वाड्रेटिक बना के और फिर उसका फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा के फिर वो निकाल परफेक्ट क्वाड्रेटिक बना के, सर परफेक्ट क्वाड्रेटिक नहीं, मतलब जैसे 2x + 3/2 का होल स्क्वायर लिख दिया प्लस 7/4, उस ओके वाले मेथड से कर देते हैं। ओके ओके।
मतलब भले ही आप 3x प्लस 4 को इकट्ठा कर लीजिए, उसे एक सिंगल टर्म कंसिडर करिए, 2x स्क्वायर को एक सिंगल टर्म कंसिडर कर लीजिए, वहां पे बाइनोमियल लगा लीजिए, यस सर। वहां से भी हो सकता है। परफेक्ट स्क्वायर भी ठीक है, तो आपको ठीक है। समझ में आया? तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स में ये वेरिएशंस है बेटा, जो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक तो कई बार सारे के सारे कोफिशिएंट्स का सम कर देना है, तो सीधा सीधा 1 डाल देना वैल्यू। फिर अगर इवन पावर्स या ऑड पावर्स, तो उसमें प्लस माइनस 1 के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। फिर अगर ज़्यादा इन डेप्थ जाएंगे तो फिर वो है ना, मेंस पे तो नहीं, लेकिन एडवांस में हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पुट करने पड़ जाए। तो ये हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर के वेरिएशंस देखे हैं। और फिर हमने देखा है कि भाई x को 1/x से रिप्लेस करने वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, और लास्ट ईयर मेंस में ही 2/x से रिप्लेस करने वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अगेन अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके तो दूसरे भी मिल रहे हैं हमें, तो लेकिन वो थोड़े ज़्यादा लेंथी हो जाएंगे। ये वाला अगर सोच लेंगे तो कैलकुलेशन इसमें कम। और इसमें लास्ट में सम ऑफ कोफिशिएंट्स में है ना, क्वेश्चन किस टाइप का रहता है कि भी आपको, अब जैसे अभी तक हमने सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल वाला क्वेश्चन ही देखे हैं, एक्स वाले देखे हैं। कई बार आपको ऐसा भी हो सकता है x प्लस वाई प्लस माइनस जेड इसकी पावर 20 कैलकुलेट करने को बोल दिया, या फिर यहाँ पे 2 डाल देते हैं, इसकी वैल्यू 20 है, तो फिर आपको अब बोल दिया जाए फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म्स, ठीक है, ऑफ द एक्सपेंशन। उस केस में आपको सारे वेरिएबल्स को आपको 1 1 पुट कर देना है, ठीक। तो एक से ज्यादा वेरिएबल अगर आ जाता है तो फिर उसमें है ना, इन डेप्थ तो उतनी नहीं रहती। एक से ज्यादा वेरिएबल रहेगा तो फिर हर एक वेरिएबल्स को 1 1 1 पुट कर दीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा मल्टीनोमियल थ्योरम के बारे में। मल्टीनोमियल थ्योरम, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मल्टीनोमियल थ्योरम के ऊपर क्वेश्चंस मेंस में नहीं है, या कोई अगर एक आधा क्वेश्चन आता भी है तो भी आप उसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कुछ कुछ शायद 10 था, पता नहीं 12 था, और उसमें आपको बोला था कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 ये कैलकुलेट करके बताइए। तो देखा जाए तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम के ऊपर डायरेक्टली है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को बाइनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स को एक सिंगल टर्म कंसिडर करिए, एक्स स्क्वायर को दूसरा टर्म कंसिडर कर लीजिए, और इसके ऊपर एक्सपेंशन लगा दीजिए। क्या होगा जी? 10c0 1 प्लस एक्स की पावर 10, फिर 10c1 1 प्लस एक्स की पावर 9x स्क्वायर, फिर 10c2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 2 से ज्यादा टर्म के एक्सपेंशन के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप उसको सॉल्व कर सकते हो यूजिंग बाइनोमियल। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको याद रहता है आप उसको है ना कर लीजिए, एडवांस में काम में आ सकता है। जिसको बिल्कुल भी याद नहीं होता तो आप वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब थ्योरम में है क्या, वो एक बार जान लेते हैं। इसमें मल्टीनोमियल थ्योरम में मैंने आपको एक फॉर्मूला जरूर बोला था कि a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an अगर n नंबर्स हैं उसकी होल पावर m है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स बन के आएंगे इसके एक्सपेंशन में, है ना। तो वो वाला फॉर्मूला मैंने आपको जरूर याद करने को बोला। चलिए अब एक मल्टीनोमियल थ्योरम को एक बार देख लेते हैं क्या है। मान लीजिए ये n टर्म्स है, उसकी पावर n सॉल्व करने को बोला गया है, तो ये इसका अगर एक्सपेंशन लिखेंगे तो एक्सपेंशन में हम लोग सेम तरीके से नहीं लिख पाते हैं, सिंपल वे से नहीं लिख पाते हैं, तो इसको तो हमें सिर्फ समीशन के टर्म्स में लिखना पड़ता है। क्या रहेगा जी? समीशन ऑफ m फैक्टोरियल अपॉन m1 फैक्टोरियल m2 फैक्टोरियल m3 फैक्टोरियल, सॉरी प्लस नहीं है, सब मल्टीप्लिकेशन में है, टिल mn फैक्टोरियल, और प्रोडक्ट में क्या रहेगा जी?
a1 की पावर m1, a2 की पावर m2, ऐसे करके an की पावर mn। कंडीशन यहाँ पे ये है कि where m1 plus m2 plus m3 till mn equals to n। ये आपका मल्टीनोमियल थ्योरम है। याद है क्या? यस सर। इसका मतलब क्या है कि हमने क्या करना है, हमने m1 m2 m3 से लेके mn ये n नंबर्स लेने हैं और सिलेक्ट करने हैं, और इनका सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि इनका टोटल सम m के बराबर हो। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें, मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी की पावर 5। अगर मैं इसका मल्टीनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन m1 फैक्टोरियल, m2 फैक्टोरियल, m3 फैक्टोरियल। तीन ही टर्म्स है तो तीन ही रहेंगे, इनटू में a की पावर m1, b की पावर m2, c की पावर m3। और कंडीशन नो डाउट m1 प्लस m2 प्लस m3 5 के बराबर होगा जी। तो हमने क्या करना है कि भाई m1 m2 m3 के सम के जितने इन तीनों का सम 5 के बराबर हो, इसके जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी की सारी कंसीडर करनी है। लाइक क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, 500 पॉसिबिलिटी है जी, 410 पॉसिबिलिटी है जी, 401 पॉसिबिलिटी भी है, फिर 311 पॉसिबिलिटी भी है जी, 320 पॉसिबिलिटी भी है, ऐसे करके है ना, और भी बहुत सारी आएंगी। तो जितनी भी ये पॉसिबिलिटीज हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज को आप कंसिडर करेंगे और हर एक पॉसिबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग आप टर्म कैलकुलेट कर रहे हो। मतलब मान लीजिए आपने m1 को, इस एग्जांपल में m1 को 5 लिया, इन दोनों को 0 ले लिया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टर्म मिलेगा वो आपका एक टर्म बनेगा। फिर आपने दूसरा वाला सिनेरियो ले लिया, 410 वाला सिनेरियो ले लिया, दैट मींस m1 को 4, m2 को 1, m3 को 0 ले लिया, वो आपका सेकंड सिनेरियो। एक्सपेंशन में एक और टर्म मिलेगा। फिर तीसरा सिनेरियो लिया विच इज 401, तो m1 की वैल्यू 4, m2 की वैल्यू 0, m3 की वैल्यू 1, उस सिनेरियो के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक टर्म मिलेगा। तो ये इस तरीके से इन तीनों नंबरों के सम के जो 5 वैल्यू है उसके जितने भी पॉसिबल वेज हैं वो सारे पॉसिबल वे से आपको हर एक पॉसिबल वे के कॉरस्पॉन्डिंग इस एक्सपेंशन का एक एक टर्म मिलेगा, और उन सारे टर्म्स का समीशन ही इसका मल्टीनोमियल थ्योरम बनेगा। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। तो मल्टीनोमियल थ्योरम अगेन इसमें क्वेश्चंस आपके कैसे रह सकते हैं कि भी आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया गया है जिसकी पावर 10 है, तो इसमें कॉफिशिएंट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर सी इंटू डी की पावर 4 ये पूछा है जी। या अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इसकी होल पावर 6 है जी, इसमें कॉफिशिएंट ऑफ ए की पावर मान लो 3, बी की पावर 4, सी की पावर 5 ये पूछा है जी। बीच में प्लस माइनस भी हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अगेन ये बेस में नहीं, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ, या डायरेक्ट जरूरी भी नहीं है एडवांस में ये डायरेक्ट वे में पूछा हो सकता है इसका कोई एप्लीकेशन, ठीक है। और लास्ट चीज बेटा इस चैप्टर की रह गई है वो है जी बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स। एनी इंडेक्स। बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स हमेशा सिर्फ 1 प्लस एक्स की पावर n के केस में लगता है। मतलब एक टर्म 1 होना जरूरी है, दूसरा टर्म कोई भी हो सकता है, और उसके ऊपर भी कंडीशन है वेयर मॉड ऑफ x इज लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। तो बायनोमियल फॉर एनी इंडेक्स सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल होता है कि एक नंबर 1 होना चाहिए, दूसरा नंबर -1 से 1 के बीच में होना चाहिए।
और उसकी पावर n, n तो कुछ भी हो जाए, चाहे इंटीजर हो चाहे फ्रैक्शंस में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या है जी, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ऐसे करके चलता रहता है और इनफाइनाइट टर्म्स तक रहता है। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के पूछे होते हैं, देखिए अभी रिसेंट टाइम में तो बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स के ऊपर क्वेश्चन मीन्स में नहीं आते हैं, आई थिंक सिलेबस से ही हटा दिया गया है, बट अब एटलीस्ट फॉर्मूला वगैरह जरूर याद रख लीजिए। तो है ना, जो जो मतलब जो भी आपका सिलेबस होता है बहुत ही कंसाइज्ड वे में दिया होता है, तो इसीलिए भरोसा कुछ भी नहीं है। तो एटलीस्ट फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिए। बाकी ये है कि रिसेंट टाइम में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन आए हुए हैं। जो उनके पहले क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस टाइप के हैं, एक क्वेश्चन तो है कि भाई आपको 1 प्लस एक्स की पावर मान लो 27/5 है, और फिर आपको इसके एक्सपेंशन में बोला गया कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसके एक्सपेंशन का फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप n की वैल्यू 27/5 यहाँ पर रखेंगे, आगे वाले में क्या होगा 27/5 इंटू 27/5 माइनस वन, जो कि 22/5 बन जाएगा, फिर आगे और कम होता जाएगा। तो ऐसे जब जब ये कम होता रहेगा तो एक सर्टेन टर्म में ये नेगेटिव भी बनना चालू हो जाएगा, है ना, सही है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको देखना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, सर 6 टर्म है कि 6 नहीं होगा, अच्छा ये 6 6 नहीं होगा, 8 होगा। यस सर 8 है। देखो थर्ड टर्म में 1 सब्ट्रैक्ट होना चालू हुआ है, यस सर थर्ड टर्म में शुरू हुआ सर n की वैल्यू 6 आ जाएगी टर्म। यस सर है ना, n की वैल्यू जब 6 डाली जाएंगी तब है ना वो पहला नेगेटिव आएगा, लेकिन वो टर्म आपका 8 बनेगा। चलिए, तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मान लो आपको कोई भी एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, और इसमें आपको बोल दिया जाए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 10 बताइए। तो उसमें आपको क्या करना होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको 1 माइनस एक्स की पावर -1 करके इसका एक्सपेंशन लिख देना होगा, है ना, हो जाएगा। यस सर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इसमें काफी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन रहता है कि अगर मैं 1/4 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 5x, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n क्या होगा। मतलब आपको बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स है, उसका एक्सपेंशन लगा के आपको उसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, 3, 4 पावर n, है ना, ये पूछा हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बाइनोमियल फॉर एनी इंडेक्स प्रोड्यूस सर एक बार आप ये वाले कोई एक भी आप करवा सकते हो, मेरे से होते नहीं है वाले क्वेश्चंस। ओ यही एच वाला ना कर लेते ऑक्सी हैं। है ना हाइड्रो एग्जांपल ध्यान से क्या होता है क्या लिखेंगे, कैपिटल डी और ये जो 1 माइनस 4x की पावर -1। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है फॉर एनी इंडेक्स, 1 प्लस nx, n क्या है -1, x क्या है -4x, फिर n मतलब -1, फिर n-1, तो -1 में से -1 करेंगे तो -2 बन गया अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे -4x है ना, समझ में आ रहा है। सर ये तो वैसे भी स्टैंडर्ड वाली है 1 माइनस y की पावर -1 स्टैंडर्ड वाली है, वैसे तो स्टैंडर्ड वाली है, ठीक है। मतलब अगर आपको इस फॉर्म में याद हो पा रही है कि भी स्टैंडर्ड वाली है तो फिर अच्छा है, अगर नहीं याद हो रहा तो फिर फॉर्मूला तो वही रहना ही है। सानिध्य, क्या ये समझ में आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूँ सारी बातें। यस सर। तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि n की वैल्यू -1 है, x की वैल्यू 4x नहीं है -4x है, ओके, क्योंकि हमने फॉर्मूला 1 प्लस x के लिए पढ़ा है, ओके। तो ये मैं एक्सपेंशन यहाँ पे ऐसे करके लिख दूंगा, ये बढ़ता रहेगा, इनफाइनाइट चलेगा। इस वाले में भी क्या होगा, 1 प्लस -1 इंटू -5x, फिर -1 इंटू -2 अपॉन 2 फैक्टोरियल -5x स्क्वायर, ऐसे करके चलता रहेगा।
तो अगर आप इन दोनों एक्सपेंशंस को देखो तो पहला वाला क्या बन गया, 1 + 4x बन गया। ये इधर भी 2 फैक्टोरियल, इधर भी 2 फैक्टोरियल, ये दोनों कट जाएंगे ना, तो मतलब ये 4x का होल स्क्वायर आ गया। अगले वाले में क्या होगा, -1 -2 इंटू -3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो वो कट जाएंगे। तो न्यूमरेटर भी 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर भी 3 फैक्टोरियल, और वहां पे आपके माइनस माइनस आएंगे, और उसकी वजह से x की पावर में भी 3 माइनस आएंगे, तो नेट वो भी प्लस में बन जाएगा। ओके, तो ये वाला तो बेटा सिंपल वाला ये वाला एक्सपेंशन बन जाता है, इसमें भी ऐसा ही होगा। अब आप ये बताओ, इन दोनों ब्रैकेट के प्रोडक्ट से मुझे x की पावर n कैसे मिलेगा, x की पावर n। ये जो 1 है वो सेकेंड ब्रैकेट में कहीं ना कहीं 5x की पावर n वाला टर्म होगा, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, उससे x की पावर n मिलेगा। मिलेगा? यस सर। तो मतलब उसका कॉफिशिएंट क्या है, 1 की पावर n। फिर ये वाला टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई हो, दूसरे ब्रैकेट के, जिससे वो 5 5x की पावर 5x की पावर n माइनस 1। x की पावर n माइनस 1 है ना, तो उससे कॉफिशिएंट क्या बनेगा, इधर 4 है तो 4 इंटू 5 की पावर। n माइनस। फिर ये वाला टर्म किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, n माइनस 2। n minus 2 ऐसे बनता रहेगा। लास्ट वाला टर्म कौन सा होगा कि जब इधर 4x की पावर n होगा, वो टर्म इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 की पावर n लास्ट वाला टर्म है ना। उसके आगे तो 4x की पावर n + 1 बन गई, तो वो n + 1 पावर तो आप राइट हैंड साइड सेकंड वाले ब्रैकेट के किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके x की पावर n नहीं देने वाला है ना। तो दीज आर द ओनली टर्म्स। अब इनका सम करना है, तो जीपी बन रहा है, जीपी का सम का फॉर्मूला लगा देंगे। यस सर। तो जब भी बेटा दो ब्रैकेट आते हैं ना, तो इन ब्रैकेट्स के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का तरीका तो यही है कि भी आप दोनों ब्रैकेट के प्रोडक्ट में से देखोगे कि फर्स्ट ब्रैकेट में अगर मैंने इतनी x की पावर सिलेक्ट करी है, तो दूसरे ब्रैकेट में से मुझे कितनी पावर सिलेक्ट करनी चाहिए ताकि मुझे x की रिक्वायर्ड पावर मिले। ठीक है, तो उसके सारी पॉसिबिलिटीज आपने देखनी है। ओके, क्लियर। तो ये बेटा बाइनोमियल का पूरा चैप्टर कंप्लीट है। इसमें अगर किसी का कोई भी डाउट रह गया है तो बताइए, तो छोटा सा डाउट है तो भी कर लेते हैं, अदरवाइज अपना डाउट स्लॉट में आके पूछ लीजिए। सर वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन बता दो। फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला, ओके। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म में बेटा इसका फॉर्मूला लगा हुआ क्या आएगा, ये अगले वाला टर्म क्या होगा, 27/5 इंटू 22/5 x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है ना। और इस 27/5 को फॉर द टाइमिंग मैं 5.4 बोल देता हूँ है ना, पॉइंट्स पे लिख देते हैं, सीधा सीधा ऐसे क्यों लिखना है, पॉइंट्स पे लिख देते हैं। तो 5.4 आ गया, इधर भी ऐसे ये 5.4 इंटू 4.4 बनेगा। आगे वाला क्या आएगा, 5.4 इंटू 4.4 इंटू 3.4 into 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, ऐसे करके चलता रहेगा। फिर आप देखो इस टर्म में जो आपका फोर्थ टर्म है उसमें 5.4 4.4 3.4 आया, अगले वाले टर्म में क्या होगा, 2.4 भी आएगा, उसके अगले वाले टर्म में 1.4 भी आएगा, उसके अगले वाले टर्म में 0.4 रह जाएगा, और उसके अगले वाले टर्म में क्या होगा, 0.4 के बाद -0.6 पे आ जाएगा ना। yes sir तो 5.4 से लेके 1 कम करते हुए जितने भी वो नंबर्स आपके बन रहे हैं उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब
देखो यहाँ पे तो ये वैल्यू फिर भी थोड़ी ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा जाएगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप इस पैटर्न को कैसे याद रखोगे? देखिए 5.4, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करो जिससे पहला नेगेटिव टर्म आएगा, और सब्ट्रैक्ट एक इंटीजर ही करना है। क्या इंटीजर सब्ट्रैक्ट करोगे? 6. 1 करेंगे तो भी पॉजिटिव, 2 करेंगे तो भी पॉजिटिव रहने वाला, 5 तक सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब पहली बार ये जो 6 का सब्ट्रैक्शन होगा ना, उसकी वजह से नेगेटिव आएगा ये। तो मतलब जहां पे वो n इंटू n माइनस 1 से लेके n माइनस 6 वाला टर्म आएगा ना, उसकी वजह से नेगेटिव आएगा, है ना। तो अब आपको यहां पे अब टर्म देखनी है, आपको वैल्यू तो नहीं चाहिए, आपको तो टर्म देखनी है। तो टर्म कैसे देखेंगे? क्या आप देख रहे हो कि इसके एक्सपेंशन में जब यहाँ पे n माइनस 1 था तो ये तीसरा टर्म था, जब आगे जाके चलेंगे तो जब n माइनस 2 का ब्रैकेट लास्ट ब्रैकेट होगा तब आपका चौथा टर्म आएगा। तो n माइनस 6 में कौन सा टर्म होगा जी? 8 होगा। दो ज्यादा है, Yes, sir. इस तरीके से काउंटिंग करूंगा। क्लियर? अगर Yes, sir. 1 से ज्यादा हुआ उसमें क्यों नहीं निकाल सकते हम बायनोमियल फॉर एन इंडेक्स? देखो उसके लिए मैंने खैर सोचा तो नहीं है, लेकिन उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होंगी। अगर x1 से ज्यादा होगा तो देखिए, जो बेसिक जो रीजन मुझे समझ में आता है वो तो यही है कि भी देखो, जब आप इस एक्सपेंशन को इनफाइनाइट टर्म्स तक लेके जा रहे हो, फिर x की पावर इनफाइनाइट बन जाएगी, तो फिर वो तो अगर 1 से ज्यादा होगा तो वो इनफाइनाइट को अप्रोच करने लग जाएगा ना, तो वो कन्वर्जिंग नहीं रहेगा। ध्रुव, क्या क्या ये रीजन समझ में आ रहा है? अच्छा सर, ओके। ठीक है, बाकी तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये प्रूफ कहाँ से आया है, तो खैर हम लोग उसके प्रूफ में नहीं जा रहे, बट जो बेसिक रीजन मुझे समझ में आ रहा है वो यही होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, x की पावर इनफाइनाइट डाल देंगे, तो अगर x 1 से ज़्यादा होगा तो फिर वो तो इनफाइनाइट हो गया, फिर तो उस एक्सपेंशन को कोई मतलब ही नहीं रहा। लेफ्ट हैंड साइड में तो वैल्यू फाइनाइट ही रहनी है ना। अगर मैं x को यहाँ पे 2 डाल दूं तो 1 + 2 की पावर 27/5, वो तो एक फाइनाइट वैल्यू होगा ना, लेकिन एक्सपेंशन की वजह से वो इनफाइनाइट तक अप्रोच कर रहा है, तो जस्टिफाइड नहीं होगा। हाँ जी, नहीं, वो तो आपका सिंपल बाइनोमियल थ्योरम हो गया ना। सर लेकिन जो सिंपल बाइनोमियल थ्योरम है, वो पहला वाला टर्म 1 हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब पावर एक नेचुरल नंबर की बजाय कोई और होती है तब बाउंडेशन लगती है। ठीक, हाँ जी शिवम बताइए। सर मैं ये कह रहा था, कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जैसे 1 + x³ + 3x² + 3x आ जाता है, तो सर उसकी पावर n दी होती है। हाँ नंबर ऑफ टर्म्स पूछे अगर हमसे, तो सर हम करते हैं कि मतलब क्यूब लिख के 3n + 1 रिप्लेस देते हैं टर्म्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला वैलिड होता है जो आपने n + m - 1 cm - 1 वाला बताया था? आपने परसों वाली क्लास नहीं लगाई ना? नहीं सर। वही मैंने आपको ना, मैंने लास्ट क्लास में ये बात स्पेशली मेंशन करी थी कि ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स इन ए मल्टीनोमियल थ्योरम, कितने टर्म्स होंगे, ये एप्लीकेबल सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब जितने भी वो टर्म्स प्रेजेंट है उन सारे टर्म्स के वेरिएबल्स अलग अलग हैं, सारे टर्म्स के वेरिएबल अलग अलग हैं। ओके सर, आ गया सर समझ। एक x हो, एक y हो, एक z हो। अब आप क्या कह रहे हो कि भी x³ प्लस 3x स्क्वायर 3x² + 3x + 1। यस सर, वो कन्वर्ट मतलब उनको मर्ज कर सकते हैं हम एक साथ, है ना, तो इसकी पावर 10 है, तो आप इसको लिख के अल्टीमेटली ये तो बोल ही रहे हो और वहां से आप बोल रहे हो 31। अब इसमें आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, रीजन भी कि अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्टली मल्टीनोमियल थ्योरम लगाता हूं तो इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे कि
कुछ टर्म्स ऐसे होंगे लाइक x की पावर 4 का कोएफिशिएंट एक नहीं 2 टर्म दे रहे हैं, तो वो आपस में इकट्ठा क्लब हो जाएंगे। x की पावर 5 वाला टर्म होगा, वो भी कोई एक नहीं हो सकता, एक से ज्यादा टर्म्स दे रहे हो, वो आपस में क्लब हो जाएंगे। तो उनकी क्लबिंग की वजह से नंबर ऑफ टर्म्स टोटल से फिर कम हो जाता है। अब यहीं पे अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई ये x प्लस 3y प्लस 3z प्लस w x से पावर 10 है, तो अब यहाँ पे आप मल्टीनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो इन सब की x y z w इन सब की सेम पावर हो ऐसा सिर्फ एक ही टर्म में मिलेगा। हर एक इंडिविजुअल टर्म का अपना अपना एक अलग अलग पावर यहाँ पे x का रहेगा, तो कोई भी दो टर्म आपस में क्लब होनी पड़ेगी। ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट है क्या? किसी का रहता है तो है ना, अपना डाउट स्लॉट में आके पूछ लीजिएगा। ओके, और कल की क्लास में हम लोग पीएनसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।